मेरे प्रिय छात्र, आइए पढ़ते हैं अनुवांशिकी के बारे में और विकास के बारे में। ये 12th क्लास का काफ़ी इम्पोर्टेंट एक इकाई है। इकाई 7 जो आप देख रहे हैं NCERT बायोलॉजी का, ये काफ़ी ही अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है और ये बेसिकली समझने वाला है। इसमें NCERT के अकॉर्डिंग हम इसमें चलेंगे और एक सीरीज बना करके हम रखेंगे ताकि आप लोगों को सहूलियत हो और NCERT बुक आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से ही हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे कर करके आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा कि लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि मेंडल तथा उनके अनुयायी। मेंडल एक वैज्ञानिक थे नहीं, ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे। उससे भी पहले ये 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने वाले एक टीचर थे जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे। स्टैटिस्टिक्स वैसा मैथमेटिक्स होता है जो आंकड़ों पे आधारित होता है। इन्होंने बायोलॉजी में यानी जेनेटिक्स में यानी अनुवांशिकी में सबसे अच्छा तर्कपूर्ण एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, और दूसरा इनका कौन था, डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। मरणोपरांत इनको कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया और इनको फॉलो करने वाले जो इनके अनुयायी थे उनका नाम था कार्ल कॉरेंस, टिस्चर मैक एंड हुगो डी वायरिच। तीनों अलग अलग कंट्री से थे और तीनों ने अलग अलग प्लांट पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन सब बातों को हम डिटेल में पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ जरा इनके कंटेंट को हम देखते चलते हैं। NCERT का मेंडल तथा उनके अनुयायी, तो अनुयायी तो 3 हो गए, हुगो डी वायरिच, कार्ल कॉरेंस एंड टिस्चर मैक। जिन्होंने इनके कार्यों को सराहा, किन्होंने काम किया जेनेटिक्स पे, मेंडल ने काम किया। तो मेंडल के कार्यों को उन्होंने क्या किया, सराहा और उनका अनुसरण भी किया। अच्छी बात है, जैसे किसी टीचर का कोई स्टूडेंट फॉलो करने लगता है, अनुसरण करने लगता है, कोई किसी का आइडियल होता है, तो इनका आइडियल कौन हो गए, इन तीनों का, मेंडल। वंशागति प्रतिरूप के विषय में हमारे सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत किए कि कैसे पूर्वजों से गुण उसके बच्चों में चला जाता है, या कैसे हम कह सकते हैं कि माता पिता से गुण उसके बच्चों में जाता है। इसके बारे में सही ढंग से एक्सप्लेन किया किन्होंने, मेंडल ने और उनके अनुयायियों ने। तो वंशागति प्रतिरूप का मतलब हो गया कि जो पेरेंट जिस तरह का है, जो माता पिता जिस तरीके के हैं, अपने ही तरह के न प्रतिरूप वो अपने बच्चों में क्या करते हैं, भेजते हैं। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ कुछ बदलाव भी आ जाता है और उन बदलाव के कारण विकास भी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बदलाव आना भी क्या है, जरूरी है। तो वंशागति प्रतिरूप के विषय में हमारे सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत किए। यद्यपि उन कारकों यानी कुछ फैक्टर कि किस वजह से माता पिता का गुण उसके बच्चों में जाता है, ये पहले किसी को नहीं पता था अच्छे ढंग से। तो वही उन्हीं कारकों के बारे में, यद्यपि उन कारकों जो लक्षण प्ररूप का निर्धारण करते हैं, यानी माता पिता के गुण को उसके जो बच्चों में जो गुण जाता है, लक्षण जो जाता है, की प्रकृति कुछ स्पष्ट नहीं थी। ये पता ही नहीं था कि वो कौन ऐसा चीज है कि जो माता पिता के गुण को उसके बच्चों में ले जाता है। यह कारक वंशागति के आनुवांशिक आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं और आनुवांशिक पदार्थ की संरचनाओं के बारे में बताते हैं तथा समजीनीय और समलक्षणीय माने एक ही लक्षण के जैसे मिलने वाले के संरचनात्मक आधार का रूपांतरण करते हैं। यह अभी आगामी शताब्दी के लिए जीव विज्ञान का एक आकर्षक बिंदु बन चुके हैं और इस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। जीव विज्ञान के संपूर्ण ढांचे का विकास, वाटसन, जीव विज्ञान तो आप समझते ही हैं कि जीवों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया, उन वैज्ञानिकों का अब आप नाम सुनिए। तो जीव विज्ञान के संपूर्ण ढांचे का विकास यानी पूरे जीव विज्ञान का जो स्केलेटन था उसका विकास करने में किनका किनका हाथ है, वाटसन का है, क्रिक का है, नीरेनबर्ग का है, खुराना का है, कोर्नबर्ग का है। ये पिता पुत्र दोनों थे, ये केवल टाइटल लिखा हुआ है। बेंजर मोट्स का है, ब्रिनेट्स का है, आदि के विशेष सहयोग का मिला जुला
परिणाम है जिनका आज हम रिजल्ट देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जिसको किन्होंने किया, वाटसन ने किया, क्रिक ने किया, नीरेनबर्ग ने किया, खुराना ने किया, इनके सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में, प्रयोगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे भी। इसी समस्या के समानांतर एक अन्य समस्या पर भी कार्य हुआ। तो इसी समस्या कहने का मतलब क्या कि ये लोगों को पता नहीं था कि कौन सा ऐसा कारक है कि जो माता पिता के गुणों को उसके बच्चों में ले जाता है। ये पहले किसी की जानकारी नहीं थी, बाद में इसको खोजा गया, ढूंढा गया और जीव विज्ञान का ये सब क्या बना, एक आधार बना। और आधार ही नहीं बना, एक सेपरेट चैप्टर में इसको डाल दिया गया जिसका नाम है अनुवांशिकी। और साथ साथ में हम पढ़ेंगे विकास यानी इवोल्यूशन। इसी समस्या के समानांतर एक अन्य समस्या पर भी कार्य हुआ। वो कौन था? वह विकास की क्रियाविधि थी। विकास की क्रियाविधि तभी संभव है जब कहीं बदलाव हो। बदलाव नहीं होगा तो विकास भी नहीं होगा। विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उत्तरदायित्व है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जैसे कि कोई माता पिता हैं तो देखिएगा कि उनके बच्चे उसके कॉपी तो हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होंगे, थोड़ा न थोड़ा उसमें बदलाव होगा। और बदलाव होने के वजह से वो अपने बदलते हुए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? खुद को एडजस्ट करेगा। खुद को एडजस्ट कर लिया तो सर्वाइव करेगा। सर्वाइव कर रहा है यानी जीवित है तो यानी उसका विकास होगा। यदि डेथ हो गया तो उसका विकास नहीं, वहीं से वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। आणविक अनुवांशिकी, आणविक अनुवांशिकी हम आगे पढ़ेंगे। डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, सेंट्रल डॉग्मा के बारे में, बहुत सारे एक पूरा हम चैप्टर कवर करेंगे। आणविक अनुवांशिकी, संरचनात्मक जीव विज्ञान यानी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तथा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है कि हम यहाँ भी यूज करते हैं एक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। तो इन्फॉर्मेशन को जो हम स्टोर करते हैं, कैरी करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो कहलाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आदि क्षेत्रों में जागरूकता ने विकास के आणविक आधार के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाया है। ये सब चैप्टर का नेम है। इस इकाई में डीएनए की संरचना पढ़ेंगे। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल, तथा कार्य तथा विकास की कहानी तथा बाद यानी कॉन्सेप्ट जो जिन लोगों ने दिया था हाइपोथेसिस को विस्तार से समझा तथा उसकी व्याख्या की गई है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चले जाएं। अब कुछ वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लें। नेक्स्ट हम बारी बारी से पेज बाई पेज चल रहे हैं। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये जो महोदय आपको जो दिख रहे हैं, इनको जरा बढ़िया से आप देख लीजिए। इनका कम कंट्रीब्यूशन नहीं है बायोलॉजी में, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जहाँ पूरा दुनिया लड़ाई और झगड़े में लीन था, तब जेम्स वाटसन क्या कर रहे थे? डीएनए के बारे में पता लगाने में, इनकी संरचना के बारे में ये लगे हुए थे। और ये हैं फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, खास करके डीएनए के संरचना के बारे में। देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, ये भी मुस्कुरा रहे हैं। और आज इनको पता भी नहीं होगा कि हम इनके बारे में क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ही जीवन में कुछ काम करना चाहिए जिससे कि हमेशा पहचान बनी रहे। और ये सबों पर लागू होता है, केवल हम ही पर नहीं, आप लोगों पर भी। तो चलिए अब हम देखते हैं पॉइंट वाइज। जेम्स डीवे वाटसन, इनका पूरा नाम है। जैसे किसी का नाम होता है ना, शॉर्ट में कोई लिख देता है फलाना शर्मा जी, वर्मा जी, कुछ भी, लेकिन उनका पूरा नाम होता है। तो इनका नाम है जेम्स डीवे वाटसन। का जन्म 6 अप्रैल 1928 को शिकागो में हुआ था। वर्ष 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ में इन्होंने प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी में विषय में बीएससी की उपाधि ग्रहण की। सोचिए आजकल लड़का सब बीएससी पास कर जाता है और बी अक्षर तक के नहीं जानता है। और ये बीएससी पास किए और डीएनए की संरचना की उन्होंने क्या किए? खोज किए। पढ़ता ही नहीं है, इसी वजह से होता है। तो वर्ष 1947 में इन्होंने प्राणी विज्ञान विषय में बीएससी की उपाधि ग्रहण की। इन वर्षों के दौरान इनके बालकपन की रुचि पक्षियों को देखते रहना थी। जो वैज्ञानिक या कुछ ऐसे दार्शनिक लोग होते हैं ना, एक जगह फोकस्ड होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि बचपन से ही इनका जो एक रुचि था कि पक्षियों को देखते रहना था। देखिए, देखने से कौन मना किया है? तो ये देखते थे पक्षियों को।
इसी रुचि ने इन्हें आनुवांशिकी के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत कर दी। सोचिए, देखते 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 इन्होंने, अब इनके अंदर एक नई भावना का उद्गार हुआ। यह तभी संभव हो सका जब इन्हें ब्लूमिंगटन में इंडियाना विश्वविद्यालय ने प्राणी विज्ञान में स्नातक अध्ययन के लिए फेलोशिप दी। यानी पढ़ने के लिए ये चले गए कहाँ? ब्लूमिंगटन। और कौन सा विश्वविद्यालय? ये जगह का नाम है इंडियाना विश्वविद्यालय में इन्होंने स्नातक अध्ययन के लिए फेलोशिप इनको दी गई थी। तब इसी विश्वविद्यालय से ही इन्हें जीवाणुभोजी बहुगुणन पर कठोर एक्सरे का प्रभाव पर कार्य करने के फलस्वरूप प्राणी विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। यानी डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने अपने ही इसी विश्वविद्यालय से लिया। किससे? इंडियाना विश्वविद्यालय से। और इनका जो टॉपिक था पीएचडी का, उसका नाम था जीवाणुभोजी बहुगुणन पर कठोर एक्सरे का प्रभाव। और एक्सरे एक म्यूटाजेन है, वो क्या करता है? हमारे डीएनए के प्रकृति को चेंज कर देता है। वह क्रिक से मिले, और वहीं ये जो जेम्स वॉटसन थे किससे मिले? क्रिक से मिले, दोस्ती हो गई। वह क्रिक से मिले तथा डीएनए संरचना की गुत्थी को सुलझाने में सर्वप्रथम दोनों की जो सामान्य रुचियां थीं उन्हें खोज निकाला। दोनों चाह रहे थे कि जीवन का जो आणविक आधार है डीएनए, तो डीएनए की दिखता कैसा है, वो उसकी संरचना कैसी होती है, उसके बारे में वॉटसन को पहले से रुचि थी। और इन्होंने अपने रुचि को क्रिक से बताया, और क्रिक को भी रुचि थी। तो फाइनली दोनों ने मिल करके डीएनए की संरचना को खोज निकाला। ठीक ना? इनका पहला गंभीर प्रयास असंतोषजनक सिद्ध हुआ। जाहिर सी बात है, कोई प्रयास करता है, फेल भी करता है, तो फेल करने का मतलब है कि आधा काम आप कर लिए हैं, आपको पता है कि ये काम अब नहीं करना है, कुछ अगला काम करना है, दूसरा काम करना है, जिससे कि हम फेल नहीं हो। तो आप किसी काम को करते हैं तो काम करिए, तो फेल होइए तो निराश नहीं होइए। आपको फेल होने पर भी एक बात का तो पता चल जाता है कि ये काम अब नहीं करना है, कुछ नया करना है। ठीक है? तो इनका पहला गंभीर प्रयास असंतोषजनक सिद्ध हुआ। इनका दूसरा प्रयास प्रायोगिक प्रमाणों पर अधिक आधारित था। यानी जो भी खोज रहे थे उसका प्रूफ दे रहे थे, तथा न्यूक्लिक एसिड से ही डीएनए बना हुआ होता है। ठीक है? न्यूक्लिक एसिड साहित्य का भली प्रकार से सम्मान प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप मार्च 1953 को पूरक डबल हेल्मस संरूपन का प्रस्ताव सामने आया। फ्रांसिस हैरी क्रॉम्पटन क्रिक का जन्म इंग्लैंड के नॉर्थ एम्प्टन में 8 जून 1916 में हुआ था। इन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में भौतिकी का अध्ययन किया। सोचिए, भौतिकी का अध्ययन करते 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 ये जीव विज्ञान में एंट्री मार दिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। और वर्ष 1937 में बीएससी की उपाधि ग्रहण की। वर्ष 1954 में इन्होंने पीएचडी का कार्य समाप्त किया। इनकी थीसिस का शीर्षक क्या था? 66 पॉलीपेप्टाइडों तथा प्रोटीन पर एक्सरे विवर्तन था। इनका ये टॉपिक था जिस पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, और इस पर अच्छे रिसर्च के लिए इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। क्रिक्स के जीवन काल में यदि किसी प्रकार का क्रांतिक प्रभाव उन पर पड़ा तो वह जेडी वॉटसन से उनकी मित्रता का था। सोचिए, दोस्ती बहुत अच्छे आदमी से हो गई। किनका? जेम्स वॉटसन से। किसकी दोस्ती हो गई? क्रिक की। और क्रिक बहुत प्रभावित हो गए कि हमें काफ़ी अच्छा दोस्त मिला है, और दोनों की रुचि सामान्य थी, एक ही तरह की थी। इस जवान वॉटसन, जिसकी आयु 23 वर्ष थी, क्रिक थोड़ा बड़े थे, ने वर्ष 1953 में ही डीएनए तथा प्रतिकृति योजना के लिए डबल हेलिकल संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और कई बार ये ऑब्जेक्टिव में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको ये पूछा जाता है कि बताइए कि डीएनए तथा प्रतिकृति योजना के लिए डबल हेलिकल संरचना किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। क्रिक को वर्ष 1959 में FRS से सुशोभित किया गया, यानी एक डिग्री दी गई। वॉटसन तथा क्रिक के सम्मान में वर्ष 1959 के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल का
जॉन कॉलिन बैरन पुरस्कार तथा वर्ष 1960 का लेस्कर पुरस्कार और 1962 का अनुसंधान कारपोरेशन पुरस्कार भी शामिल है। योनी बहुत अच्छा काम किया, जिस वजह से इनको बहुत सारे प्राइज मिले। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज है हमारा कौन सा? हाँ, अब अध्याय 5, वो इकाई 7 का इंट्रोडक्शन था। अब अध्याय 5 में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, और जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियम, एक जीन की वंशागति, दो जीन की वंशागति, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन और आनुवांशिक विकार, ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।